चलिए बेटा, तो कॉर्नरशिप कैसे अराइज होती है ये हम स्टडी कर रहे थे। कॉर्नरशिप अराइज हो सकती है बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कि माता पिता की प्रॉपर्टी आपको मिल गई, दैट इज इनहेरिटेंस। या फिर वो एग्रीमेंट से भी आ सकती है, 4 दोस्तों ने 40 दोस्तों ने मिलकर कोई प्लॉट खरीद लिया तो उससे भी कॉर्नरशिप आ सकती है। कॉर्नरशिप को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी हमें। कॉर्नरशिप के अंदर आप अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर से बिना पूछे, दूसरे कॉर्नर से बिना पूछे, दूसरे जॉइंट ओनर से बिना पूछे बेच सकते हैं। इन कॉर्नरशिप कैन यू सेल योर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर कॉर्नर? यस सर। यस सर। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप अपना हिस्सा बेच सकते हो दूसरे कॉर्नर से बिना पूछे, जबकि पार्टनरशिप फर्म में आप अपना हिस्सा अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते किसी और। आपको अन्य पार्टनर की कंसेंट लेनी ही पड़ेगी या फिर फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं कर सकते। अब सपोज कीजिए एक फर्म है जिसमें 4 पार्टनर है, ए, बी, सी और डी। डी जो है वो फर्म से रिटायरमेंट लेना चाह रहा है। डी वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म and sell his share to Mr. Gogo. डी फर्म से रिटायरमेंट लेना चाह रहा है और एबीसी चिल्ला रहे हैं कि तेरे जाने से फर्म में पैसों की कमी हो जाएगी, फर्म में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डी कह रहा है मैं मेरा हिस्सा ना गोगो को देके जा रहा हूं, मेरी जगह गोगो आ जाएगा, तुम्हारी फर्म में जो भी एसेट है वो ऐसी पड़ी रहेगी, मैं जा रहा हूं, तो मेरा जो भी हिस्सा है वो गोगो खरीद रहा है और मेरी जगह गोगो आ रहा है। ए, बी और सी को गोगो बिल्कुल पसंद नहीं। क्या ए, बी, सी, डी को ऐसा करने से रोक सकते हैं? यस सर। यस सर। पार्टनरशिप फर्म में तो कर लेंगे। अच्छा मान लो कॉर्नरशिप है और डी अपना हिस्सा गोगो को बेच के जा रहा है, एबीसी रोक के दिखा। अगर कॉर्नरशिप है और डी अपना हिस्सा गोगो को देके जा रहा है, मैं कह रहा हूं एबीसी में हिम्मत है तो रोक के दिखा। अब सपोज करो एक फादर के 7 बेटे हैं और उनको 21 एकड़ जमीन मिली अपने फादर से। फादर और मदर की डेथ हो चुकी है, 21 एकड़ जमीन 7 बेटों को मिली। क्या जरूरी है कि 7 बेटे इकट्ठे ही जमीन बेचे, या जिसको जब जरूरत होगी वो अपना अपना हिस्सा बेच सकता है? सर जब जरूरत होगी तब बेच सकते हैं। हाँ, तो ये फिर 7 बेटे एक दूसरे से किस रिश्ते से बंधे हुए हैं उस जमीन के रिगार्डिंग? कोऑनरशिप। ठीक है, दैट इज कोऑनरशिप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑनरशिप? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आपके मॉड्यूल के ही पॉइंट्स उठाए हैं मैंने। पार्टनरशिप जो होती है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जरूरी होता है। पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि फादर की डेथ के बाद सन ऑटोमेटिक पार्टनर बन जाए। फादर की डेथ हो गई तो सन ऑटोमेटिक पार्टनर नहीं बनेगा। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ ऑटोमेटिक पार्टनर नहीं बनेगी। लेकिन कोऑनरशिप में ऐसा होता है कि फादर की डेथ हो गई तो सन अब उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाए। तो इसलिए कोऑनरशिप बाय स्टेटस भी आ सकती है। स्टेटस का मतलब इनहेरिटेंस। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस जरूरी है, कोऑनरशिप में बिजनेस कोई जरूरी नहीं। अभी आपने देखा 2 दोस्तों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको होल्ड कर रखा है, बट कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे ना उस प्रॉपर्टी में। पड़ा एक प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो ऐसा आवश्यक नहीं। क्योंकि बिजनेस आवश्यक नहीं है कोऑनरशिप में, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉस भी आवश्यक नहीं है। जबकि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट भी जरूरी, बिजनेस ऑप्शनल नहीं जरूरी, प्रॉफिट का और लॉस का शेयरिंग ऑप्शनल नहीं जरूरी। दूसरा, कोऑनरशिप में हर कोऑनर दूसरे का एजेंट नहीं होता। कोई भी कोऑनर दूसरे किसी का एजेंट नहीं होता। एक कोऑनर ने कुछ किया उसके लिए दूसरा कोऑनर लायबल
नहीं होगा। मान लीजिए 4 को-ओनर है, 4 भाई है या 4 फ्रेंड है। डी ने क्या किया, पूरी प्रॉपर्टी बेच दी एबीसी से बिना पूछे, सोल्ड होल प्रॉपर्टी। एबीसी से बिना पूछे पूरी प्रॉपर्टी बेच दी डी ने। क्या बताइए, एबीसी का हिस्सा बिका? कॉर्नरशिप है इनके बीच। नो सर। नो सर। ऐसे तो ये वैभव शिवानी में बैठा बैठा मेरा सेक्टर 14 वाला घर बेच देगा, ठीक है, कह देगा कि वो घर बेच दिया मैंने। अरे तू मेरा कौन लागे, तू मेरा एजेंट थोड़ी है जो तू मेरे बिहाफ पे घर बेच देगा। कॉर्नरशिप में ये एक दूसरे के एजेंट नहीं है, इसलिए तूने कुछ किया तो तू ही लायबल, तू ही पड़ कुएं में जा जो तेरे को करना है। हम लायबल नहीं है जो तूने किया, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, कॉर्नर आर नॉट एजेंट ऑफ अदर, इसलिए जो तू कर रहा है उसके लिए तू ही लायबल है, हम सब उसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है। और हमारे हिस्से को हाथ भी मत लगा देना, हम हमारे डिसीजन आप पे आप लेंगे, या डिसीजन लेंगे तो मिलके लेंगे, तू नहीं लेगा हमारे डिसीजन। जबकि हम पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को एक्टिव पार्टनर बना सकते हैं और बाकियों को स्लीपिंग पार्टनर बना सकते हैं। और एक्टिव पार्टनर जो भी डिसीजन लेगा, उससे जो भी प्रॉफिट लॉस लाइबिलिटी एसेट जो भी जनरेट होगी, वो सिर्फ एक्टिव पार्टनर की होगी या सबकी होगी? सबकी होगी सर। सबकी हो। तो यहाँ पर ना इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर कम्युनिटी है, यहाँ पर एजेंट जो है एक दूसरे के हैं हम, यहाँ पर साझा चूल्हा है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी जो है वो एब्सेंट है। ओनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं हो। चलिए, हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे अगर ये ABCD चारों का एक प्लॉट है और डी ने उसको सेल कर दिया पूरे प्लॉट को, तो फिर ABC उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? आप एक बात बताओ, आपने मेरा घर बेच दिया, बिक गया क्या? नहीं सर। बेच के दिखा दो, आप में हिम्मत है तो मेरा घर। नहीं सर। ठीक है ना। ऐसे ही डी बेच के दिखा दे एबीसी का हिस्सा भी, तू हमारा कुछ लगता ही नहीं, तूने कुछ किया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा हिस्सा तो बिका नहीं। अब मान लो कि एक चार भाई है और 40 एकड़ जमीन है, एक भाई ने 40 की 40 एकड़ बेच दी बिना तीनों से पूछे और तीनों नाच खड़े हुए, ठीक है। तो जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसे कितने का पोजेशन कोर्ट दिलवाए? 40 एकड़ का पूरा है 10 एकड़? 10 एकड़। 10 एकड़ का सर। उस मूर्ख को 10 एकड़ ही मिलेंगे, उसको इतनी नॉलेज तो लॉ की होनी चाहिए। लॉ की नॉलेज नहीं है तो भाई CA/CS से संपर्क कर, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना जब तेरे पास दिमाग नहीं है। चलिए, एक पार्टनर अपना हिस्सा बेच के निकल नहीं सकता, उसको दूसरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। खास तौर पर पार्टनरशिप अगर पार्टिकुलर पीरियड की है, फिक्स पीरियड की या पार्टिकुलर बिजनेस के लिए है, तो आप अपना हिस्सा, ठीक है, बेच के निकल नहीं सकते। और पार्टनरशिप एट विल भी है तो भी सबका इकट्ठा ही बिकेगा, ऐसा नहीं है कि आप अपना अलग से बेच के निकल। जबकि कोनर अपना हिस्सा अलग से बेच के निकल सकता है, बट कोनर दूसरों के हिस्से को छेड़ नहीं सकता। तो ये की डिफरेंस है, इसको जरा यहां हाईलाइट कर लेते हैं हम। तो कोर डिफरेंस क्या है? कोनरशिप में बिजनेस जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोनरशिप है तो बिजनेस होगा, जबकि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस से ही होगी। क्योंकि बिजनेस नहीं है तो कोनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी जरूरी नहीं। कोनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी तो किसी हालत में नहीं, इसीलिए एक कोनर कुछ भी कर सकता है, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। कोनरशिप इनहेरिटेंस से भी होता है, जबकि पार्टनरशिप सिर्फ एग्रीमेंट से होता है। इन शॉर्ट, को ओनर्स पार्टनर नहीं। चलिए, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दें। ये 2 पर्सन है, मिस्टर भोला एंड मिस्टर गोला। ये दोनों हिसार में बिजनेस करते हैं। ये माल जो है ये कभी दिल्ली से लाते हैं, कभी चंडीगढ़ से लाते हैं, कभी जयपुर से लाते हैं, कभी साउथ इंडिया से मंगवाते हैं।
ये ना माल हमेशा इकट्ठा मंगवाते हैं और फिर उसको बांट लेते हैं, मतलब ये जॉइंट परचेज करते हैं। जो माल खरीदते हैं वो इकट्ठा ही खरीदते हैं। अब माल हमेशा से इकट्ठा खरीदते हैं और उस माल को फिर सेपरेटली सेल करते हैं, अपना अपना बेचते हैं। इकट्ठी खरीद बट अलग अलग सेल। बताइए ये पार्टनर है या नहीं? नहीं है नहीं है सर। सर। नहीं है नो सर। सर। ये आपके मॉड्यूल का एग्जाम्पल, नहीं है सर। ठीक है? क्योंकि जॉइंट ओनरशिप होने से क्या होता है उस माल की, आपने कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं, एक के काम से दूसरा लायबल नहीं। हाँ जी अल्पना बेटा। सर बाय मिस्टेक हो गया था प्रेस। ओके ओके। तो देखिए ये जो है इन्होंने जॉइंट परचेज कर ली बट सेपरेट सेल कर रहे हैं, ठीक है? कोई यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कोई पार्टनरशिप नहीं, ये कोऑनरशिप है, हद से हद, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा मान लीजिए जॉइंट परचेज करते हैं, जॉइंट सेल करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले। जॉइंट परचेज करते हैं और जॉइंट सेल करते हैं, दोनों इकट्ठा खरीदते हैं, दोनों इकट्ठा बेचते हैं, प्रॉफिट आता है उसको शेयर कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने डीड में साफ साफ लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं, और कोई भी काम है तो आप करोगे तो मुझसे पूछ के ही करोगे, और आप भी करोगे तो मुझसे पूछ के ही करोगे। दोनों ने लिख रखा है कि एक दूसरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे, और एक जने ने अगर मन मर्जी से कुछ कर दिया तो दूसरा लायबल नहीं होगा। दोनों की 100% सहमति से हर काम। अगर मान लो भोला की तबीयत खराब है, भोला के कोरोना हो रखा है, तो गोला अकेला बैठ के कोई डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है? 14 दिन दुकान बंद ही रहे, ठीक, गोला भी कुछ नहीं करेगा। तो इन्होंने इस टाइप का अरेंजमेंट कर रखा है कि जॉइंट परचेज करेंगे, जॉइंट सेल भी करेंगे, प्रॉफिट भी बांटेंगे, बट तेरे काम से मैं लायबल नहीं हूँ, मेरे काम से तू लायबल नहीं होगा, ऐसा साफ साफ लिख रखा है। बताइए ये पार्टनर है या नो नहीं है सर। नो सर। नो सर। ठीक है? ये एक्सट्रीम केस ले लिया मैंने, एक्सट्रीम केस। वैसे मॉड्यूल में यही एग्जांपल दिया, फिर भी मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सट्रीम केस ले लिया कि भी एक जने के काम से दूसरा लायबल नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, जब मन करे आधी दुकान फाड़ लो, आधी दुकान फाड़ के अपने अलग हो लो, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब मन करे अपनी अपनी दुकान आधी आधी कर लेंगे, आप एक दीवार खींचेंगे और ये दीवार की मोटाई इतनी होगी, वो भी लिख रखा है, और बोले एक दूसरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं। बताइए कहाँ है साझा? को ओनरशिप में सर। ओनरशिप, ठीक है? चलिए उसके बाद आते हैं, इस तस्वीर को देखकर कुछ बताइए मुझे, क्या है ये? कुछ क्लब। इंटरेस्टिंग करते हैं सर, सारा बोरिंग बोरिंग चल रहा है। क्या है ये? क्लब। क्लब। पार्टी हो रही है, पार्टी। वाह, मजे आ रहे हैं। क्लब बनाने का पर्पज बताइए अर्पित, क्लब क्यों बनाए जाते हैं? एनीवन कैन टेल, क्लब बनाने का पर्पज क्या होता है? मौज मस्ती करना, एंटरटेनमेंट करना। ये कोई धार्मिक गतिविधि तो नहीं हो रही ना? ये जो फोटो दिख रही है, No, दिख रहा है sir. ना, कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हो रही। नो सर। अच्छा अल्पना बताएगी मुझे, अल्पना, इफ यू आर लिसनिंग, अल्पना। यस सर। बेटा क्लब और चैरिटेबल एसोसिएशन में कोई डिफरेंस होता है? सर चैरिटी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करते। चैरिटी सिंगल हैंडेड थिंग, एंड क्लब हम सेटअप करते हैं क्योंकि टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट्स। लेकिन वो मनी जो भी अर्न करते हैं वो मेंबर्स पे खर्च कर देते हैं। Yes. और कोई डिफरेंस? क्लब सर बट प्रॉफिट भी अर्न करते हैं क्लब वाले।
कभी कभी प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। अच्छा, क्लब वाले ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट अर्न नहीं करते, जो भी प्रॉफिट आता है वो मेंबर्स में बांट देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, प्रॉफिट अर्न करके मेंबर्स में बांट देते हैं। और कोई डिफरेंस एक ये भी तो बन सकता है ना कि क्लब का पर्पज क्या? बिल्कुल अलग है और क्लब चैरिटेबल रेगुलरली भी चलता है। क्लब रेगुलरली भी चलता है। क्लब जो होते हैं वो चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं होते। क्लब कोई समाज सेवा Yes, करे sir. ऐसा जरूरी नहीं है। समाज सेवा हो रही है क्या सामने देखना स्क्रीन पे, समाज सेवा नहीं। कितनी No, अच्छे से हो तो क्लब जरूरी नहीं है कि समाज सेवा के लिए बने। क्लब तो होते हैं मजे करने के लिए। ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए काम करते हैं या सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम सिर्फ अपने अपने members members के के लिए। सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए। अच्छा, क्लब में पत्ते भी खेले जाते हैं, पत्ते पैसे भी लगाए जाते Yes, हैं। sir. ठीक है, Yes, sir. ये ना तो कोई रिलीजियस एक्टिविटी, ना कोई चैरिटेबल एक्टिविटी, ना इसमें कोई सोशल यूटिलिटी। तो क्लब जो होते हैं वो चैरिटेबल एसोसिएशन से अलग होते हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए, उसके बाद हम आते हैं क्लब का पर्पज क्या है। क्लब का पर्पज होता है पार्टी, मजे। क्लब बहुत फेमस हैं। आप जितने भी बड़े शहरों में जाओगे आपको बहुत बड़े बड़े क्लब मिलेंगे। मुंबई, गोवा, ठीक है, आप बेंगलोर चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, आपको बड़े भारी संख्या में क्लब मिलेंगे। क्लब क्या काम करते हैं और पार्टनरशिप फर्म से कैसे अलग होते हैं, जरा उनका डिफरेंस करते हैं। दोनों के मोटिव में बड़ा डिफरेंस है। पार्टनरशिप फर्म का मोटिव है बिजनेस एंड प्रॉफिट। क्लब का मेन टारगेट बिजनेस करना या प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका मेन टारगेट है एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती। यहां पर मुख्य टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं है, एंटरटेनमेंट, मेंटल रिलैक्सेशन, नोमेनक्लेचर। पार्टनरशिप फर्म के मेंबर क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। पार्टनर्स। और क्लब के मेंबर्स कहलाते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, ये तो बड़ा डिफरेंस है। ये तो जब भी मुझे पार्टनरशिप फर्म का किसी से भी डिफरेंस बनाना होगा ना, ये तो मैं पक्का डाल। पार्टनरशिप फर्म में तो होती है, क्लब में म्यूचुअल एजेंसी नहीं हो। एक मेंबर ने कुछ किया उसके लिए वही लायबल, बाकी मेंबर लायबल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, आज से 15 साल बाद आपके पास बहुत पैसे हो गए, सीएस जितने पुराने होते हैं उनके पैसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब आपने बहुत सारे क्लब की मेंबरशिप ले रखी है, क्लब्स के मेंबर हो आप, वहां पे आप जाते हो, एंटरटेनमेंट करते हो, अपने तीज त्योहार भी सेलिब्रेट करते हो, और पूल पार्टीज भी होती है, सारे काम होते हैं। जो क्लब होते हैं उसके अंदर जो एक मेंबर है उसने कुछ भी कर दिया, उससे बाकी मेंबर लायबल नहीं हो। क्लब के अंदर एक मेंबर के किसी भी एक्ट से बाकी मेंबर लायबल नहीं। इसको बोलते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी टोटली एब्सेंट। उसके बाद आता है जी सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्लब में होती है। और डिफरेंस हम बना सकते हैं, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, साझी प्रॉपर्टी। क्या पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पर पार्टनर्स का हक होता है? तो हम कहते हैं यस, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पर पार्टनर का हक होता है। इसीलिए जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो फर्म की एसेट का रीवैल्यूएशन करवाता है, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर है तो उसको हिस्सा जरूर मिलता है। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पर हर पार्टनर का हक। जब भी आप फर्म छोड़ के जाओगे गुडविल में हिस्सा लोगे, वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी थी, एसेट का रिवैल्यूएशन करवाओगे और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पे भी हक जताओगे। लेकिन जब एक क्लब की मेंबरशिप आप छोड़ोगे
तो क्या क्लब की गुडविल में आपका हिस्सा होगा? और क्या जब क्लब की मेंबरशिप छोड़ोगे तो क्लब की एसेट का रिवैल्यूएशन हो, क्या आपको कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। क्लब की मेंबरशिप इन पर्पज के लिए होती नहीं। क्लब की मेंबरशिप होती है मौज मस्ती के लिए, इन सब के लिए नहीं होती। तो इस चीज का हमेशा ध्यान। और डिफरेंस क्या बन सकता है? आपके मॉड्यूल को चेक करते हैं। रिजोल्यूशन। डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन वाला पॉइंट जो है वो क्या रहेगा? पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मली एक पार्टनर की डेथ से डिसोल्यूशन हो जाता है। नॉर्मली बाय द डेथ ऑफ वन पार्टनर फर्म डिसॉल्व, हाउएवर रिमेनिंग पार्टनर में कंटिन्यू। बट क्लब में क्या होगा? क्लब इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लब क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन होगा। क्या टैगलाइन बनेगी? कोई सुनाएगा गा के? Members may go, members may come, but club goes on forever. अब देखो क्लब महिंद्रा, देखो क्लब महिंद्रा कितने सालों से चला जा रहा है। 2 साल मैंने भी मेंबरशिप ली थी, खूब मौज मस्ती करी वहां पर। अब कोरोना काल में नहीं ले रहा। अब मेरे छोड़ने से क्लब बंद थोड़ी हो, सारे के सारे मेंबर छोड़ दे तब भी क्लब चलता रहे। ठीक है, क्लब के अंदर परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट होता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। क्लब जो होते हैं उनके अंदर कोई सोशल यूटिलिटी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्लब विदाउट सोशल यूटिलिटी भी हो सकते हैं। क्लब में सोशल यूटिलिटी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप पिक्चर से देख सकते हो कि ये कोई सोशल यूटिलिटी नहीं है। ये पैसे उड़ाए जा रहे हैं, ये पार्टी जो रही है, ठीक है, ये जुआ खेला जा रहा है। गोवा तो गढ़ है इन चीजों का। गोवा क्लब में जाते ही लोग इन चीजों के लिए है, और ऑथोराइज्ड है गोवा में ये सब खेलना। काठमांडू में आप जाते हो वहां पर भी है। तो इनके अंदर जरूरी नहीं है कोई सोशल यूटिलिटी या चैरिटेबल पर्पज। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर क्लब और चैरिटेबल एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बताया। उसके बाद आता है बेटा पार्टनरशिप फर्म और चैरिटेबल एसोसिएशन में क्या डिफरेंस। बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहला तो मोटिव का ही है, डेफिनेशन का भी दे सकते हो, मीनिंग का भी दे सकते हो, मोटिव का भी। यहाँ पर बिजनेस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है, जबकि यहाँ पर ना कोई बिजनेस करने की इच्छा है, और अगर बिजनेस कर भी लिया तो भी उसका सारा लाभ मंदिर को ही मिले। एग्जाम्पल का डिफरेंस दिया हुआ है। पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस फर्म ले सकते हो आप, एनी बिजनेस फर्म। चैरिटेबल एसोसिएशन एक तो आपकी होगी रिलीजियस पर्पज के लिए बनती है, एक जो आपकी वेलफेयर सोसाइटी होती है, जैसे सेक्टर 14 वेलफेयर सोसाइटी, जैसे गोकुल धाम वेलफेयर सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आती थी ना। कौन था सचिव उसमें? गोकुल धाम वेलफेयर सोसाइटी में हु वाज द सेक्रेटरी देयर? आत्माराम तुकाराम भिडे। आत्माराम तुकाराम भिडे। चलो जी, तो ये सेक्टर 14 की वेलफेयर सोसाइटी हो गई, या कोई भी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी हो, इनका पर्पज क्या है? चैरिटेबल। ये अब हमारे जैसे सेक्टर 14 में है, ये हर साल 2500 रुपए लेते हैं, उसे चौकीदार की सुविधा देते हैं। अच्छा, गेट लगवाने तो चारों तरफ गेट लगवा देते हैं, ठीक है, फेंसिंग करवा देते हैं, गाय को भगाने वाला एक बंदा रख देते हैं। तो ये रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी। ऐसी ट्रेड एसोसिएशन होती है। ट्रेड एसोसिएशन का एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे फिक्की, जैसे एसोचैम, नेट पे सर्च कीजिएगा इनको, फिक्की क्या है, एसोचैम क्या है। ये उद्योगपतियों के संगठन है, ये मिलकर सरकार के सामने मांगे रखते हैं, तो इनकी मांगे पूरे होने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे कि हिसार में स्वर्णकार संस्था बनी हुई है, पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, ठीक है, कुम्हार सभा बनी हुई है। ये सारी जो एसोसिएशन होती है, अग्रवाल सभा, ये चैरिटेबल पर्पज की होती है। ये अगर अपने एक मेंबर से कुछ पैसा इकट्ठा भी करती है तो उसका पर्पज कोई बिजनेस करना या प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पर्पज होता है किसी सोशल यूटिलिटी को फुलफिल करना। और चैरिटेबल एसोसिएशन क्लब से अलग होती है, मैंने आपको समझा दिया। चलिए,
उसके बाद हम अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। अगला फॉर्मेट है एलएलपी। एलएलपी हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एलएलपी है क्या? एलएलपी इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कोई मुझे बता सकता है हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या है? दो चीजों का मिक्सचर। दो चीजों का मिक्सचर, बहुत सही। दो चीजों का मिक्सचर। एलएलपी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। किस किस का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये? कंपनी एंड, कुछ खूबियां कंपनी की है इसमें और कुछ खूबियां पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म। बताइए, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी कहां पर म्यूचुअल एजेंसी टोटली एब्सेंट हो? कंपनी में कंपनी में सर। यहां पर म्यूचुअल एजेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। यहां पर म्यूचुअल एजेंसी जान है पार्टनरशिप फर्म की, और यहां पर म्यूचुअल एजेंसी ना तो पूरी तरह गायब है और ना पूरी तरह प्रेजेंट है, यहां पर पार्शियल। यहां पर एक पार्टनर के काम से पूरी फर्म भी लायबल हो जाती है, फर्म में जो पैसा लगा है बाकी सबका वो भी लायबल हो जाता है, और बाकी सब पार्टनर की पर्सनल एसेट भी लायबल। यहां पर एक शेयर होल्डर के काम से ना तो कंपनी के अंदर जो पैसा लगा वो लायबल हुआ और ना ही अन्य शेयर होल्डर पर्सनली लायबल। नो म्यूचुअल एजेंसी। यहां पर एक पार्टनर के काम से चाहे दूसरा पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, बट एलएलपी में जो उसका हिस्सा है वो लायबल है। तो एलएलपी में जो आपका हिस्सा है वो लायबल हो रहा है, इसलिए पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी है। एलएलपी के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, तो मैं कहूंगा नो, एलएलपी पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। इसके ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 लगता है। सर एलएलपी एक्ट 2008 बहुत नया लग रहा है, या पहले बना हुआ था बाद में रिवाइज? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही 2008 में आया था। एलएलपी एक बहुत ही एडवांस फॉर्मेट है, बहुत ही नया फॉर्मेट है, और ये स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, अन्य प्रोफेशनल्स के लिए। एलएलपी को गवर्नमेंट ज्यादा सुविधा दे रही है, उसको कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दोनों की बेनिफिशियल फीचर दी गई। दोनों की अच्छी अच्छी खूबियां उठा के हमने एलएलपी बना, और सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर्स को इतना तो मिलना ही चाहिए। दो पार्टनर होते हैं यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? 50 सर। 50। अच्छा एक बात बताइए, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200 सर। प्राइवेट में 200 है यार, और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में 50 है, लेकिन एलएलपी में कोई लिमिट नहीं। तो एलएलपी में 2 से लेकर अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में रेंज होती है 7 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट, 7 से अनलिमिटेड। मैं यहाँ पे उससे भी बढ़िया रेंज दे रहा हूँ, 2 से लेकर अनलिमिटेड तक कितने ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम जो सीए की फर्म है, बिग फोर में केपीएमजी आती है, बिग फोर में आपका पीडब्ल्यूसी आता है, डिलॉयट आता है, ग्रैंड थॉर्टन आता है। जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सीए फर्म है, वर्ल्ड नंबर 1 फर्म्स है, ये सारी फर्म्स एलएलपी है, सारी एलएलपी। और यहाँ पर मैक्सिमम सीए की या सीएस की कोई रोक टोक नहीं है। नए कंपनी एक्ट ने एक चीज और कर दी है कि सीए सीएस मिलकर फर्म बना सकते हैं। पहले क्या होता था, सीए की फर्म में सीएस नहीं हो सकता था, सीएस की फर्म में सीए नहीं हो सकता था। तो ये एलएलपी उन सारी फीचर को इनकॉर्पोरेट करता है। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कि एलएलपी और उसके पार्टनर सेपरेट होंगे। क्योंकि एलएलपी और उसके पार्टनर सेपरेट होंगे, तो इसलिए एलएलपी डिजोल्व होगी पार्टनर की डेथ से या नहीं होगी? नो सर। अगर एक एलएलपी में 50 पार्टनर है, सबकी डेथ हो जाए तो भी वो खत्म नहीं होगा, नए पार्टनर आकर फर्म को चला ले। यहां पर परपेचुअल सक्सेशन पाया जाता है। चेंज इन द पार्टनर विल नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, राइट और लायबिलिटीज। एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी पार्शियली प्रेजेंट होती है। आपने जो फर्म में पैसा लगा रखा है वो डूब सकता है, या आपकी पर्सनल एसेट भी लायबल? पैसे लगा रहे हैं। जो फर्म में आपने पैसा लगा रखा है बस वही डूब सकता है।
आज के टाइम में हम चाहते भी यही कि भाई हमने जो पैसे लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो डूबे तो अलग बात है, बाकी हमारे घर बार को मत छेड़ देना। हाँ, तो एलएलपी ज्यादा बढ़िया है। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, यानी कि एक और ऑल्टरनेटिव है। जैसे एक आपको कंपनी मिल गया, ऐसे एक एलएलपी और मिल गया। नया फॉर्म है जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी है, और वो भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे सर, कंपनी में रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, कंपनी एक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कंपनी एक्ट इतना बड़ा है कि सीए फाइनल तक आएगा आपका तब भी पूरा नहीं होगा। कंपनी एक्ट को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4-5 साल चाहिए, वो भी डेली बेस पर। जबकि एलएलपी एक्ट छोटू सा है, एलएलपी एक्ट में पेनल्टी कम है, एलएलपी एक्ट जो है वो सॉफ्ट है, तो ये फायदा मिलेगा आपको। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी और पार्टनरशिप फर्म जैसा प्यार, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, और एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा। पार्टनरशिप फर्म में क्या बनता है? पार्टनरशिप डीड, यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा, और एलएलपी खुद ही लायबल होगी, बाकी पार्टनर पर्सन लायबल नहीं। अगली क्लास में हम एलएलपी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी का डिफरेंस करेंगे। होपफुली सभी बच्चे अपना काम पूरा कर रहे हैं और क्लास को टाइमली लगा रहे हैं। सभी बच्चे क्लास को टाइमली लगाए, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और अगर आप चाहते हो कि क्लास में मजे आए तो आप इंटरेक्टिव रहो। इंटरेक्टिव का मतलब आप क्वेश्चन पूछा करो, जवाब दिया करो। आपसे जब भी कुछ पूछा जाए तो आप तुरंत अपना माइक ऑन करके जवाब दिया, उससे आपको क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट आए।